सामान्य इच्छा 3 दृष्टियों से समान होनी चाहिए। पहली उद्गम की दृष्टि से, दूसरी क्षेत्र की दृष्टि से और तीसरी ध्येय की दृष्टि से। इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। यह राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। यह समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। हम देखेंगे सामान्य इच्छा की मूलभूत विशेषताएं क्या थी। रूसो सामान्य इच्छा संबंधी धारणा की कई विशेषताएं हमें बताते हैं। उसमें से पहली है अखंडता, कि सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है, उसके कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती। यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। दूसरी है संप्रभुता, कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं संप्रभु है। इस पर किसी प्रकार की दैवीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को चलाती है। फिर है अदेयता, अर्थात सामान्य इच्छा अदेय है। यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में उसके प्राण को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। वैसे ही प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा से अलग करना असंभव है। फिर है अप्रतिनिधित्व, सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसके अनुसार तो संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। फिर है अचूक, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए यह सदा न्यायसंगत है एवं उचित है। फिर है स्थायित्वता, सामान्य इच्छा किसी भी प्रकार के भावात्मक आवेशों या सनक का परिणाम नहीं है। सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। फिर है विवेक पर आधारित, सामान्य इच्छा सभी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क तथा विवेक पर आधारित है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति रूसो के अनुसार कानून के माध्यम से होती है, न कि अन्य किसी माध्यम से। और अंतिम जो विशेषताएं वो बताते हैं सामान्य इच्छा की, वह है निरंकुशता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की जो हमने विशेषताएं देखी, इस अवधारणा की प्रकृति को समझने में हमें सहायता मिलती है। और इन विशेषताओं के आधार पर हम जो कुछ निष्कर्ष या निचोड़ के रूप में जो हम कह सकते हैं, वो कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि राजनीतिक संगठन या राज्य को एक संगठित शरीर या विराट पुरुष मानना चाहिए। इसमें अन्य सावयवों की भांति सावयव एकता होती है। यह राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है। इसकी अपनी विशेषता होती है। यह सब कानूनों और विधियों का मूल सोर्स है। यह अपने राज्यों के सब सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय धारण करती है। यह सदैव सही और सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है। सामान्य इच्छा ही उस समाज या राज्य की संप्रभु है। संप्रभु होने के कारण सामान्य इच्छा की सभी आज्ञाओं का पालन करना समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे सामान्य इच्छा और बहुमत। रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत से भिन्न है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति में संख्या का कहीं कोई मूल्य नहीं है। ये या एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयत्न करे तो उसके इस कार्य को हम सामान्य इच्छा कदापि नहीं मान सकते। फिर हम देखेंगे कि सामान्य इच्छा सर्वसम्मति भी नहीं है। सामान्य इच्छा हम सर्वसम्मति में अंतर करते हुए रूसो ने लिखा है कि प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक होता है और दूसरे का वैयक्तिक, अर्थात सामान्य इच्छा का लक्ष्य जो है सार्वजनिक होगा सदैव और सर्वसम्मति का वैयक्तिक। सर्वसम्मति या सभी व्यक्तियों का द्वारा व्यक्त इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हितों से संबंधित भी हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त समाज के कल्याण से ही संबंधित होगी। फिर रूसो बताते हैं कि सामान्य इच्छा को हम लोकमत भी नहीं समझ सकते। सामान्य इच्छा व लोकमत को एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोकमत का रूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित से नहीं होता।
तो इस प्रकार हमने देखा कि रूसो ने सामान्य इच्छा समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का जो योग बनती है उसे सामान्य इच्छा कहा। सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं एकता, अखंडता, देयता, सर्वोच्चता, निरंकुशता आदि बताई। उसके आधार पर हमने कुछ निष्कर्ष निकाले और सामान्य इच्छा को उन्होंने सर्वसम्मति, लोकमत और बहुमत मानने से इनकार किया। लेकिन फिर भी कहीं भी कोई सिद्धांत अगर दिया जाता है तो विशेषताओं के साथ ही वो आलोचनाओं को भी अपने साथ लेकर आता है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की जो कुछ कमियां हमें दिखाई दी वो इस प्रकार है। पहले कि सिद्धांत की अस्पष्टता। सामान्य इच्छा का सिद्धांत पूर्णतः अस्पष्ट है, क्योंकि कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सभी की इच्छा में महान अंतर है, तो कहीं कहीं पर उसे बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा मान लिया। बहुत कुछ तो रूस ने भावावेश में आकर लिख दिया। तर्क की दृष्टि से उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है, क्योंकि रूसो को हम एक आदर्शवादी विचारक की संज्ञा दे सकते हैं। तो रूसो का ज़्यादातर जो अध्ययन था वो दर्शन एवं कल्पना पर ही आधारित था। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक एवं काल्पनिक है, जो कि रूसो ने हमें बताई। फिर हम किसी भी मनुष्य की यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा में कोई भेद नहीं कर सकते। ये भेद जो उन्होंने किया वो काल्पनिक था। फिर जो महत्वपूर्ण कमी उनके सिद्धांत में सामान्य इच्छा में रह गई, तो सामान्य इच्छा के माध्यम से रूसो हमें ये दिखाई देते हैं कि निरंकुशता को प्रोत्साहन करते हैं और सामान्य हित की परिभाषा करना काफ़ी कठिन है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की महत्वता को नष्ट कर देती है, क्योंकि सामान्य इच्छा से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। अगर हम सेबाइन के शब्दों में इसे समझने का प्रयास करें तो सेबाइन ने कहा है कि रूसो के दर्शन में और उसके बाद हीगल के दर्शन में संदिग्ध शब्दजाल के साथ एक खतरनाक परीक्षण है। फिर अंतिम जो तथ्य हम देखते हैं वो ये है कि सामान्य इच्छा छोटे राज्यों के लिए ही उपयुक्त है। ये सिद्धांत केवल छोटे राज्यों में ही हो सकता है, जहाँ की जनसंख्या कम होने पर सामान्य इच्छा का हम आसानी से पता लगा सकें। प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में सामान्य इच्छा सिद्धांत संभव नहीं है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही ये संभव हो सकता था, लेकिन आधुनिक समय में जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं सर्वत्र पाई जाती है तो लोकतंत्र में कतई ये संभव नहीं हो सकता है।